मैं क्वेश्चन दिया था एक, बात करते हैं पहले, थोड़ा ध्यान से सुन लो। लास्ट हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, आज हमारा लास्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ पे, मतलब ख़त्म करेंगे। छोटा सा एक चीज़ बचा हुआ है उसमें, बाकी हम न्यूमेरिकल लगभग कर लिए हैं कूलम्स लॉ में। कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। बाकी एक वेलोसिटी का क्वेश्चन मैंने दिया था और एक हमारा क्वेश्चन टाइम पीरियड से रिलेटेड पूछा जाता है, टाइम पीरियड से। तो अभी एक दो क्वेश्चन टाइम पीरियड का कर ले रहे हैं। एक वेलोसिटी का ऑलरेडी मैं क्वेश्चन दिया था, वेलोसिटी वाला क्वेश्चन अभी बता ही दे रहे हैं। फिर उसके बाद से हमें एक चीज़ पढ़नी है जो कि एक छोटा सा टॉपिक है आज का, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम कहते हैं, या हम उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, इसी पे बात की जाएगी। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। सुनिए क्वेश्चन क्या था जो मैंने दिया था आपको। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज Q2, दोनों चार्ज अभी फ़िलहाल में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R1 पे सेपरेटेड थे एक दूसरे से, R1 डिस्टेंस से सेपरेट थे। एक चार्ज को फिक्स कर दिया गया था, दूसरा चार्ज जो हमारा था सेकेंड चार्ज, ये चार्ज हमारा मूवेबल है। मूवेबल मतलब वो मूव हो सकता है, और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और ये फिक्स हो गया है, तो ना ये पीछे जा सकता है ना ये आगे जा सकता है। जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो जाहिर सी बात है यही आगे बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स रेपल्सन का होगा तो अट्रैक्ट तो होगा नहीं, दूर ही भागेगा। तो जब ये दूर भागेगा तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस उस फोर्स की वजह से यहाँ पे चला आएगा, जो कि यहाँ से इसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस हमारा R2 बन जाएगा और ये R2 डिस्टेंस पे आ जाएगा Q2 चार्ज, सेकेंड वाला चार्ज, ठीक। तो जब ये आगे बढ़ रहा होगा, मतलब यहाँ पे जा रहा होगा, तो इसके पास फोर्स, इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाई हो रहा है तो उसके पास अगर मोशन में है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पास वेलोसिटी होगी। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, वेलोसिटी ऑफ Q2 चार्ज, जो सेकेंड चार्ज है उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक। अब थोड़ा एक बार ध्यान से सुनो, हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। वेलोसिटी का कोई अलग से फॉर्मूला मैंने नहीं बताया है, कोई फॉर्मूला आपने वेलोसिटी का नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा है फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला वही पढ़ा है। तो पहले हम वो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। ये चार्ज इस पे फोर्स जो लगाएगा, पहले कितना लगाएगा, देन F इज इक्वल टू K Q1 Q2, और डिस्टेंस अगर ध्यान से देखें तो इस पे कितना होगा, अभी फ़िलहाल में R1 का स्क्वायर है, यही होगा। तो R1 तो पहले इनिशियल फिक्स डिस्टेंस है। थोड़ा ध्यान से देखो एक बार, जब ये Q2 चार्ज पे फोर्स लगेगा तो क्या ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, एक ही बार यहाँ नहीं जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो क्या ये R1 चेंज होके कुछ नया बन जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो क्या फिर वो अगला दूसरा डिस्टेंस मिलेगा। मतलब ये R1 जो दिख रहा है तुम्हें ना, ये R1 से R2 तक जो तुम्हें जाना है ये वेरिएबल है। बस फिक्स क्या है, K Q1 Q2, यही तो फिक्स है। फोर्स में वेरी कर रहा है ये जो R है, डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है। और अगर डिस्टेंस बढ़ता है, तुम्हें पता है डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो फोर्स क्या घटने लगेगा, जाहिर सी बात है फोर्स भी वेरिएबल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, हमने तो फिक्स डिस्टेंस दिया था, बट जैसे फोर्स लगाया थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स घटता जाएगा, मतलब फोर्स वेरिएबल हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे ये चार्ज Q2 अभी पहुँचा है। सपोज दैट मैंने मान लिया Q2 यहाँ पे पहुँचा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम अपने लिए मान लेते हैं कि x है। तो क्या मैं इस पे, ये Q1 ने Q2 पे जब फोर्स लगाया तो K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो सकता है, ये डिस्टेंस x हो गया, एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यही x वेरिएबल है, तो इसको एक इक्वेशन अभी मान लो और इक्वेशन मान के छोड़ दो। अब ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है,
अगर ये Q2 चार्ज को देखो तो ये चार्ज है तो जाहिर सी बात इसके पास मास रहेगा, मास प्रेजेंट है, तो मास है तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है फोर्स लगने की वजह से, तो उसके फोर्स की वैल्यू क्या मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होती है, क्योंकि बॉडी मोशन में है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर, कोई भी, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ही, कोई भी फोर्स अगर एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स उसके मोमेंटम को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो क्या चेंज इन मोमेंटम को m इंटू ए लिख सकते हैं, तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब यहाँ से ये दो इक्वेशन बने, तो कोई भी फोर्स मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, इस पर कोई भी फोर्स नहीं, कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है, और न्यूटन्स लॉ से ये फोर्स m इंटू ए के इक्वल है। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं, क्योंकि F दोनों के LHS इक्वल हैं तो RHS इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या मैं लिख सकता हूं K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ए। m को उठा के इधर भेज देता हूं। अब थोड़ा सा दिमाग में आ गया होगा कि सर एक्सीलरेशन मिल गया, अगर एक्सीलरेशन मिल गया कुछ, तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो अब धीरे धीरे आसान बन रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन तक पहुंच गए तो वेलोसिटी तो आ ही जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तुमने पढ़ा एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन को क्या मैं dv बाई dt लिख सकता हूँ, dv बाई dt लिख सकता हूँ, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। अब एक चीज़ ये भी, वेलोसिटी को तुम क्या लिखते हो, अगर वेलोसिटी को तुम्हें लिखना है, जैसे dv है यहाँ पे, तो वेलोसिटी को क्या dx बाई dt लिख सकते हो। तो अगर मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूँ इसकी जगह पे, तो ये वैल्यू, या तो इसको ऐसे छोड़ दो, ऐसे भी लिख सकते हो क्या, थोड़ा एक बार बताना, v dv अपॉन dx, क्या कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, एक बार सोच के देखो। v dv बाई dx अगर हम लिख देते हैं एक्सीलरेशन को, इसको नहीं, इसको, ये टर्म एक्सीलरेशन को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ, किसको समझ में आया कैसे लिखा गया है, क्या मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो क्या इस इक्वेशन में मैं ऊपर नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, dx बाई dt क्या बन जाएगा, क्या वेलोसिटी बन जाएगा, क्या इसकी जगह पे मैं v रख सकता हूं, क्या बच जाएगा dv बाई dx। तो मैं क्या एक्सीलरेशन को डायरेक्ट v dv बाई dx लिख सकता हूं। ये करने का मतलब बस ये था कि उसमें वेलोसिटी भी आ गया और dx भी आ गया। मैं dx इसलिए ला रहा हूं बिकॉज वेरिएबल यही x है, समझ रहे हो, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो भी करना होगा मैं dx के टर्म में करूंगा, dt टाइम नहीं मुझे दिया था, तो इसीलिए मैंने इस टर्म को हटा दिया, dv बाई dt को मैंने ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, dx बाई dt इसकी वैल्यू को मैं v लिख सकता हूँ, एंड dv बाई dx जैसे था वैसे हो गया। मतलब मैं इस एक्सीलरेशन को लिख सकता हूँ कितना, k q1 q2 अपॉन m एक्स स्क्वायर, और एक्सीलरेशन की जगह पे v dv बाई dx। क्या dx इधर आ सकता है, तो क्या इधर v dv बच जाएगा। तो इस इक्वेशन को फाइनली क्या लिखेंगे, v dv इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू कितनी है, k q1 q2 अपॉन में m एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा dx। अब बताओ क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं, कहां से कहां तक, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले वेलोसिटी इस चार्ज की जब यहां पे था अभी, तो स्टार्टिंग में इनिशियल पे क्या जीरो था, तो उसका पोजीशन क्या था, x का पोजीशन क्या था, क्या r1 था, तो क्या r1 रहा होगा। और जब ये फाइनली यहां पहुंचा होगा, मतलब तब वेलोसिटी क्या भी रही होगी उसकी, और उस केस में पोजीशन क्या हो गया होगा, r2। क्या लिमिट मिल गई हमें, अब इंटीग्रेट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया कि कौन कौन सी वैल्यू फिक्स है, क्या k q1 q2 m ये सब कांस्टेंट है ना, ये थोड़े वेरी करेंगे, k ना वेरी करेगा, ना q1 ना q2 ना उसका मास, तो बस वेरी क्या कर रहा है, x से ही ना, तो इसमें से सब बाहर निकाल लो, ओनली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही तो बचेगा। और इधर क्या है,
वेलोसिटी है, इधर v है, और v का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा बताओ, इधर का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो v स्क्वायर, v का पावर 1 है, पावर में कैड हो जाता है, तो v स्क्वायर अपॉन 2 आएगा क्या, लिमिट क्या होगी 0 से लेके v तक, इधर सब बाहर निकाल लो, k q1 q2 अपॉन m, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन आता है ना भाई सबको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लो, क्या इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x का पावर -2 लिख सकता हूँ, अब इंटीग्रेशन करूँगा तो पावर में एक ऐड हो जाएगा और वही चीज़ नीचे लिख दी जाएगी, तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x का पावर -1 अपॉन -1, -1 टर्म क्या इसके आगे लगा सकता हूँ, तो -x का पावर -1, और ये x के पावर -1 को क्या मैं 1 अपॉन x लिख सकता हूँ क्या, मतलब डायरेक्ट बोलूँ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आया -1/x, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ अगले स्टेप में, इसकी लिमिट रख देना, यहाँ लिमिट r1 से कहाँ तक चल रही है r2 तक, देन लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो v स्क्वायर बाई 2 होगा, और लोअर लिमिट में कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन m, इसका इंटीग्रेशन किया कितना आया -1/x, लिमिट r1 से लेके कहाँ तक r2, माइनस साइन को चाहे तो बाहर निकाल लो, अब इसमें लिमिट पुट कर दो x की जगह पे, माइनस k q1 q2 अपॉन में m, लिमिट पुट किया तो 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा r1, माइनस को अब इंटर करा सकते हो, माइनस को जब इंटर कराओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r1 और ये इधर चला जाएगा r2, समझ गए, माइनस यहाँ से हटा दिया, यहाँ कितना बचा v स्क्वायर बाई 2 को क्या इधर भेज सकते हैं, तो 2 इधर चला जाएगा, यहाँ से 2 गायब, स्क्वायर हटाएंगे, ये सब किस में चला जाएगा रूट में, यही वेलोसिटी है 2k q1 q2 बाई m 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, जहाँ पे m किसका मास है, m किस चार्ज का मास है, वही मूव कर रहा है, m q2 चार्ज का मास है, ठीक है, वहाँ पे m जो है मास ऑफ चार्ज q2, ये फैन चल नहीं रहा है, देखो वहाँ से वॉल फैन वाला स्विच ऑन करो, सब ऑन है, नोट करना है, हटाएं, नोट करो जल्दी, बात नहीं हटा रहा हूँ मैं, बात करना है तो हटा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट करो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेकेंड
नोट हो गया तो फिर इधर क्वेश्चन देखिएगा अगला। दो चार्ज सस्पेंडेड हैं, ध्यान से सुनना। टू चार्ज हैं यहाँ पे Q1 एंड Q2, ये दोनों सस्पेंडेड हैं एक प्लेन से। यहाँ पे जो चार्ज सस्पेंड है इस वर्टिकल लाइन से दो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, θ1, और Q2 चार्ज जो है वर्टिकल लाइन से θ2 सेकेंड एंगल फॉर्म कर रहा है। Q1 का मास है m1 और Q2 का मास है m2। मतलब ये जो चार्ज है इसका मास m2 है और इसका m1 है। उसने एक कंडीशन दिया है कि अगर Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है, जबकि दोनों का मास क्या है, सेम है, तो बताइए नीचे दिए गए इन चार कंडीशन में से कौन सा कंडीशन सही होगा। पहला कंडीशन θ1 बड़ा है θ2 छोटा है। दूसरा कंडीशन θ1 जो है हमारा क्या है, θ1 छोटा है θ2 बड़ा हो गया। और थर्ड कंडीशन में दोनों इक्वल हो गए। और तीसरा है, फोर्थ है नन ऑफ दिस का। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, कुछ क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, बस दिमाग लगाना है क्वेश्चन में क्या है समझिए। θ1, क्योंकि इसमें पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे। सुनिए, दो चार्जेज हैं, दो चार्जेस सस्पेंडेड हैं, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे, मैं डिस्टेंस नहीं दिया, सपोज दैट मैंने मान लिया डिस्टेंस r है इनके बीच में, ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि एक चार्ज बहुत बड़ा है और एक चार्ज छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो जब फोर्स लगा रहे होंगे ये दोनों, तो क्या Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस जो भी रहा होगा उसका स्क्वायर हुआ होगा। तो इसने इस पे जितना फोर्स लगाया है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और क्या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दोनों सेम लगा होगा क्या। इसने इस पे जो फोर्स लगाया होगा वो भी तो यही हुआ होगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, बस डायरेक्शन ही तो बदला होगा। समझ रहे हो, इसने इस पे इधर लगाया होगा फोर्स और इसने इस पे इधर लगाया होगा फोर्स, फोर्स का बस डायरेक्शन बदला है, मैग्नीट्यूड तो वही रहा होगा। अब एक चीज बताओ, जब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो दोनों पे सेम फोर्स लग रहे हैं, और सपोज करो कि दोनों का मास इक्वल है, मास में कोई चेंजेस नहीं है, तो क्या दोनों चार्ज एक बराबर डिस्टेंस तय करेंगे। रिपल हो रहे हैं ना, तो क्या दोनों एक बराबर डिस्टेंस जाएंगे। अगर एक का मास बड़ा होता, मतलब एक भारी होता, तो क्या वो दूर जा पाता, नहीं। अब दोनों के मास देखो ध्यान से, m1 m2, क्या दोनों के मास सेम दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है जब फोर्स लगा होगा तो क्या दोनों इक्वल डिस्टेंस, मतलब रिपल्सन हुआ होगा, तो क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे। इसका मतलब जितना θ1 बढ़ा होगा उतना क्या बढ़ा होगा, θ2। तो फाइनली दोनों का एंगल क्या, फिर जो नेक्स्ट आया होगा क्या वो सेम रहा होगा। मतलब क्या ऑप्शन नंबर थर्ड सही है क्या, सी, θ1 θ2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हो कि मासेस सेम है, चार्ज की वैल्यू बड़ी हो छोटी हो उससे बस फोर्स इफेक्ट हो सकता है, तो दोनों पे फोर्स वही लगना है, क्योंकि इसने इस पे फोर्स लगाया वो भी वही है, इसने इस पे लगाया वो भी वही है, तो दोनों फोर्स सेम लगा, मास सेम है, तो जाहिर सी बात है दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो जितना θ1 बढ़ा उतना क्या बढ़ जाएगा, θ2 बढ़ जाएगा। क्लियर है, इतनी बार नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन ऐसे ही एक और बताइए, इसका आंसर फटाक से। समझ में नहीं आ रहा, एक बार
बताइए आंसर जल्दी। कौन सा? सी। अच्छा, ए भी सेम हो गया है। बी सही है, समझ गए हो ना? ध्यान से देखो एक बार, समझो। दो चार्जेस, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम अब दे दी मैंने, तो दोनों फोर्स क्या इक्वल लगना है? वो तो ज़्यादा हो कम हो फोर्स तो दोनों सेम लगेगा, डायरेक्शन बदलेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, जब दोनों पे फोर्स लग रहा है तो ये रेपल करेंगे, रेपल करेंगे तो θ1 θ2 चेंज होगा। अब कौन ज़्यादा बढ़ेगा कौन घटेगा, मतलब किसकी वैल्यू बढ़ेगी किसकी वैल्यू छोटी रह जाएगी, तो वो अब डिपेंड करता है मास पे। तो क्या मास दोनों का सेम है? नहीं, एक का मास क्या है? बड़ा है, m1। m1 बड़ा है मतलब m1 भारी है, तो क्या दूर जा पाएगा? नहीं। तो कौन ज़्यादा दूर जाएगा? m2। तो m2 अगर दूर ज़्यादा जाएगा तो इसका मतलब θ2 बड़ा हो जाएगा और θ1 क्या रह जाएगा? छोटा। मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो ना? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में थोड़ा सा मतलब एक बार समझोगे फोर्स की वैल्यू से और मास का, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ इसमें सॉल्व नहीं करना है, तो देख के डरना नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, जिसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम पीरियड्स निकालना है। सुनिए, बात नहीं, शांत हो जाओ। क्वेश्चन देखो, एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज भी है Q। ये दोनों 2a डिस्टेंस से सेपरेट हैं। 2a मतलब टोटल डिस्टेंस है इनका 2a, और बीच में एकदम मिड पॉइंट में इसके एक चार्ज स्मॉल q प्लेस किया गया है। मतलब इस स्मॉल q का डिस्टेंस यहाँ से a हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a था ना, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। बस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ऐसे बना के फिगर। आपको इसमें पूरा क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी अभी बता दे रहा हूँ, लिख के आएगा। ये तो मैं फिगर बना के आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। दो चार्ज हैं, दोनों का सेपरेशन 2a है, उनके मिड पॉइंट पे एक थर्ड चार्ज q प्लेस किया गया है जिसका मास m है। ठीक है, इसका मास कितना है? m है। मास ऑफ q इज इक्वल टू m गिवन है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है अगर हम इस q चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करें टुवर्ड दिस चार्ज, इस चार्ज की तरफ हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? क्या ये चार्ज वहीं रुक जाएगा? नहीं। सोच के देखना एक बार क्या होगा, मैं बता रहा हूं। इस चार्ज को जैसे तुम यहां पे ले जाके छोड़ोगे तो स्प्रिंग की तरह फिर भाग के यहीं पे आएगा, क्योंकि इस प्रेजेंट जगह जहां पे अभी है वहां पे उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, लगा रहा होगा। ध्यान से देखो, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, नाम दे देते हैं F1। और ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा और इस फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर, जिसका नाम हो गया F2। थोड़ा F1 की वैल्यू बताओ कितना होगा, बस तुम बताओ F1 की वैल्यू कितनी होगी? K Q अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ a स्क्वायर। और F2 की वैल्यू बताओ, K Q अपॉन डिस्टेंस कितना? तो क्या एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, क्या दोनों कट जाएंगे? लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा हूं इधर, तो क्या ये वापस भाग के फिर यहीं पे आने की कोशिश कर रहा है? इसका मतलब क्या ये, ध्यान से समझो, स्प्रिंग की तरह है क्या, या सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी तो यही होता था, हम स्प्रिंग की तरह खींचते थे उसको, तुरंत तो भाग जाता था पीछे, जो भी वेव होती थी उस केस में। SHM वाला, तो SHM वाले केस में इसका मतलब ये अगर मोशन कर रहा है और इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो कहीं ना कहीं इसका टाइम पीरियड भी रहा होगा। समझ गए?
हमसे अब यही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मैं इस क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं टुवर्ड दिस चार्ज, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज। समझ गए इतनी बात? इस चार्ज का क्या निकालना है हमें? टाइम पीरियड। तो ये सब आपको अभी इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी दिया है बस यही। अब इसमें बोला है, हम क्वेश्चन में लिख रहे हैं, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस क्यू चार्ज टूवर्ड्स कैपिटल क्यू, या टूवर्ड्स, इसको राइट बोल दे रहे हैं क्योंकि दोनों कैपिटल क्यू ही है, तो ये वाला राइट हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट। चार्ज टूवर्ड लेफ्ट, राइट, सॉरी राइट, लेफ्ट नहीं, टूवर्ड राइट, देन फाइंड टाइम पीरियड। यही क्वेश्चन है, बताइए कर लेंगे? एक बार सोच के देखिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सारे चार्ज सेम पोलैरिटी के हैं, मतलब प्लस में ही है, कोई माइनस में नहीं है। सारे चार्ज, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, बस एक कैपिटल क्यू गिवन है और ये स्मॉल क्यू में है। बाकी डिस्टेंस इनके बीच में ए गिवन है, और इस क्यू वाले चार्ज का मास m है। इसने बोला है कि अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो वो वापस आ रहा होगा, और आएगा तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड होगा। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज का टाइम पीरियड निकालना है। नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट कर लिया? सॉल्व कर रहे हैं, पहले नोट करो जल्दी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है एसएचए में? 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं क्या? बस इतना भी, टाइम पीरियड का 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं क्या? ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ओमेगा समझ रहे हो क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को ओमेगा निकाल लेते हैं केवल, तो क्या टाइम पीरियड मिल जाएगा? मुद्दा है ओमेगा निकालने का। ओमेगा कैसे निकल के आएगा? अब थोड़ा ध्यान से समझो कैसे निकल रहा है, मैं बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे। अब ये क्वेश्चन का पार्ट खत्म हो गया, इसी में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये फिगर थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने इस क्यू को मिड पॉइंट से उठाया और यहाँ से मैं कहीं यहाँ पे इसको रख दिया क्यू को। जब ये स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ है एक्स, ध्यान से देखना, ये मिड पॉइंट था इसका, यहाँ से कितना चेंज कर दिया आपने? एक्स। तो ये डिस्टेंस यहाँ से अब कितना हो जाएगा? क्या a प्लस एक्स हो जाएगा? और ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा अब? a माइनस एक्स। क्या डिस्टेंस अलग हो गया ना? अब बताओ, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? क्या इस पर फोर्स अब अलग हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया है? तो इक्विलिब्रियम का केस बनाएंगे। इक्विलिब्रियम वाला केस मतलब ये चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाएगा, ये चार्ज उस पे उतना फोर्स लगाएगा, उस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, अगर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। और उसके बाद तभी तो ये चार्ज भाग के यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वो अपनी जगह को खोज रहा है जहाँ पे था पहले। तो इसका मतलब इसने इस पर जितना फोर्स लगाया उसकी वैल्यू कितनी होगी बोलना? के क्यू अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम नेट फोर्स निकालेंगे अगर, तो माइनस के क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना नेट फोर्स का मतलब? इसने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और इसने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो दोनों को जोड़ोगे तो एक इधर है तो प्लस में हो गया और एक इधर है तो किस में हो जाएगा? माइनस में। क्लियर है इतनी बात? तो नेट फोर्स मिल गया। अब इनको पहले सॉल्व करो, थोड़ा सा एलसीएम लेके, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाहर ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बच गया 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 अपॉन
ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ब्रैकेट में, यहाँ नीचे देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो सकता है? समझ में आया भाई? अब सुनो, एलसीएम लेके जब सॉल्व करते हो पहले, अगर आप इसको ऐसे नहीं अगर समझ पा रहे हो तो अभी पहले ऐसे ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर रहने दो, इससे ये कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा क्या? अरे इसको ओपन कर दिया, फिर साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का, माइनस साइन लगाएंगे, देखो अब ये इससे कट जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ओपन होगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax, और ध्यान से देखो माइनस अंदर जाएगा तो क्या इसको माइनस और इसको भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा, हो जाएगा क्या, क्या ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बस ऊपर कितना बचेगा, माइनस 4ax, तो क्या लिखूंगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये हो गया माइनस का 4ax अपॉन में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए इतनी बात? इस पे इतना फोर्स लग रहा होगा, ये एफ नेट की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एफ नेट। अब सुनो, हमने बोला कि x जो डिस्टेंस हमने यहाँ मिड पॉइंट से जो मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, दिस डिस्टेंस x बहुत छोटा है, वो टू मच स्मॉलर, किससे है ये, a से, a के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x जो है वो बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में, तो क्या जो चीज़ छोटी है क्या उसको हटा दी जा सकती है, उसको जीरो बना दी सकती है, समझ रहे हो, उसको क्या कर देंगे, तो अगर हम यहाँ से, अच्छा एक चीज़ देखो, डिनोमिनेटर में है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ से इसको जीरो कर देंगे, यहाँ जीरो करोगे तब तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इस x को मत जीरो करना है, जो डिनोमिनेटर में बैठा है उस वाले x को, तो अगर ये जीरो हो गया तो a का पावर कितना हो जाएगा, अरे a का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एफ नेट, अब बताना कितना आएगा, k कैपिटल Q स्मॉल q जो बाहर चल रहा है, माइनस साइन लगा लीजिए, 4ax अपॉन में नीचे कितना आएगा, ओनली a का पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो जीरो हो गया, तो ओनली क्या बचा, a का पावर 4, क्या यहाँ से a कट जाएगा, कितना लिख दें यहाँ पे 3, यहाँ से हटा दें, k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या रखो पहले k की वैल्यू रखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अगर ये फ्री स्पेस में है तो। अब बताओ क्या 4 से 4 भी कट जाएगा, बस इसीलिए रखा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, देन एफ नेट कितना मिला, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू इंटू में एक्स। इसको थोड़ा अलग लिखा हूँ मैं एक्स को, समझो क्यों, क्या ये जो वैल्यू जितनी ये लिखी है सब कांस्टेंट है क्या, देख लो एक बार, कैपिटल क्यू चेंज नहीं होगा, स्मॉल क्यू चेंज नहीं होगा, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और ए एक फिक्स डिस्टेंस था, ए क्या एक फिक्स डिस्टेंस था, तो बस वेरिएबल कौन है, एक्स, स्लाइटली डिस्प्लेस तुम यही तो कर रहे थे, तो x हो सकता है मेरा इतना छोटा है, तुम और छोटा ले लेते, तो सब x अलग अलग लेंगे, मतलब x वेरिएबल है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, लिख सकता हूं क्या, ये k में से पूरा कांस्टेंट। अब थोड़ा ध्यान से देखो, SHM का इक्वेशन भी क्या f इज इक्वल टू माइनस के एक्स आता था क्या, आता था क्या, इसका मतलब क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह है, तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड तो आएगा ही आएगा, आएगा ना इसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या 2π/ओमेगा, बात आएगी सर ओमेगा आप कैसे निकालेंगे, तो एक बात बताओ, फोर्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकता हूँ ना, ए एक्सीलरेशन है, याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए की वैल्यू को क्या ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिखा जाता था, ए को क्या लिखा जाता था,
ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, देन एफ इज इक्वल टू क्या, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या? नहीं याद आ रहा है, अभी रिसेंटली पढ़ के आए हो भाई। ए एक्सीलेशन जो होता है माइनस में होता था तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ही तो लिखते थे, तो क्या हम एफ की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं? ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए यहाँ पे, देन कितना हो जाएगा बताइए, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स इज इक्वल टू, इधर कितना चल रहा है, माइनस क्यू क्यू अपॉन पाई एप्साइलन नॉट ए क्यू इंटू में एक्स। और देखो ध्यान से, ये भी ए माइनस में होता था तो माइनस साइन लेके आएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, एम कहाँ चला जाएगा, नीचे, देन क्या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, क्यू क्यू अपॉन एम, एम नीचे आ गया है, पाई एप्साइलन नॉट ए क्यू, ओमेगा स्क्वायर मिला है तो स्क्वायर हटाओगे तो ये सब किस में चला जाएगा, रूट में, और ओमेगा मिल गया तो क्या आप टाइम पीरियड नहीं बता पाओगे, 2 पाई बाई ओमेगा, यही तो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा है, नीचे ओमेगा लिखोगे तो क्या ये उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम पाई एप्साइलन नॉट ए क्यू अपॉन में कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, समझ गए हो? अब तुम खुद देख लो एक क्वेश्चन जो कि क्लास 11 के सिंपल हार्मोनिक मोशन से मैच कर रहा है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मगर आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हो कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहाँ से लिंक है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने किया। बाकी क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक चीज़ बस यहाँ पे है एजम्पशन जो हमने यहाँ पे माना है, अगर नहीं भी मानोगे तो कोई बहुत गलती नहीं होगी, ये जो एजम्पशन आपने माना है मानोगे अगर तो इसीलिए बन जा रहा है यहाँ पे, अगर हम नहीं मानते इसको तो नीचे भी x बनता, समझ रहे हो, नीचे भी x बनता तो हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो मैंने इसीलिए इस x को हटाने के लिए वहाँ पे एक एजम्पशन माना है कि जो ये डिस्टेंस में स्लाइटली दिया है, इसीलिए क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी बोल दिया था कि स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे। ठीक है, नोट करिए, क्वेश्चन ऐसे सेम दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बस चार्ज की पोलैरिटी अलग होगी और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट अब इधर इधर नहीं होगा, वर्टिकल लेके चलेंगे, देखते हैं कितना आता है, उसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन तो नोट कर लिए थे ना पहले से? क्वेश्चन नोट हो गया है तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चीज़ें चेंज किया। जो मिड पॉइंट पे चार्ज प्रेजेंट था माइनस क्यू हो गया, और उसने बोला क्या कि इस माइनस क्यू चार्ज को अब स्लाइटली डिस्प्लेस न टूवर्ड लेफ्ट एंड न राइट, दोनों तरफ नहीं करना है, आपको डिस्प्लेस करना है वर्टिकली। वर्टिकली में कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ से एकदम सीधे लेके चलना है ऊपर की तरफ कुछ डिस्टेंस। हमें नहीं बोला कितने डिस्टेंस तक ले जाना है, मगर उसने बोला है कि इसको अब माइनस क्यू वाले चार्ज को ऊपर ले जाना है। तो क्या ऊपर ले जाएंगे तो भी ये नीचे आने की कोशिश करेगा? सोच के देखो एक बार, क्या ऊपर ले जाएंगे तो नीचे आने की कोशिश करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि अभी वो कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम में है। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसको तुम अगर डिस्टर्ब कर रहे हो तो फिर वहीं पे आने की कोशिश करता है। भले से वो आए ना आए वो मैटर करता है, बट कोशिश एक बार वो जरूर करेगा आने का। तो वही बात है, उसने बोला कि जब वो कोशिश करेगा आने का तो उसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, फाइंड द टाइम पीरियड। फिर अगला क्वेश्चन टाइम पीरियड पे बना। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, एक बार क्वेश्चन नोट करिए और बताइए सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। बताओ। कर लोगे सॉल्व? बताना पड़ेगा। देखिए इधर देखिए, बात बंद करिए। 2 पाई अभी हमने देखा था, जो 2 पाई समथिंग वो कितना आया था, उसमें 4 नहीं आया था, 4 कट गया था, पाई समथिंग आया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जैसे ऑप्शन मिलेगा आपको, तो ऑप्शन में एक चीज़ देखो, के की वैल्यू अगर रख के दे रहा है तो के की वैल्यू रखो। नहीं, जैसे अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें के की वैल्यू रखने की ज़रूरत थी? ऐसा नहीं था कि थी, मैं रखा हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन देख के सॉल्व कर रहा था। ये ऑप्शन में कहीं 4 नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है 4 से 4 कट गया होगा, तभी तो उसने के की वैल्यू रखी होगी। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन में के की वैल्यू रख के सॉल्व किया हूँ। आपका मन है, आप चाहें तो के को के ही रहने दीजिए, ऊपर 4 जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए। 4 बस रूट से बाहर आ जाएगा जब सॉल्व करोगे तो, और वो 2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा ध्यान से देखो। इसको मैं अब फिगर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं स्लाइटली ऊपर लेके चल रहा हूँ, ऊपर की तरफ ले चल रहा हूँ। जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ ले चलूँगा, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज दैट मैं यहाँ ला के इसको छोड़ दिया, मिड पॉइंट से ही ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पहुँच गया माइनस क्यू वाला। थोड़ा एक चीज़ देखो, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा ना। इस चार्ज निगेटिव है पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या इधर होगा, और ये भी निगेटिव है पॉजिटिव तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा, एक मान लेते हैं F1 है और एक मान लेते हैं क्या है, F2 है। थोड़ा बताओ क्या F1 F2 अलग होंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं अलग होंगे, मैं बता रहा हूँ। ये डिस्टेंस ए है, ट्रेंगल देखना ध्यान से, इस ट्रेंगल को, इस ट्रेंगल में डिस्टेंस ए है, परपेंडिकुलर कुछ रहा होगा, मान लेते हैं परपेंडिकुलर कुछ, कितना डिस्टेंस ऊपर ले गए हो, x। तो ये जो x डिस्टेंस ऊपर ले गए या y कुछ भी माने हो, तो a और x, तो क्या हाइपोटेनस कितना आएगा? हाइपोटेनस कितना आएगा भाई? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या रूट में आएगा? आएगा ना। और इसको भी जब सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस, अब बताओ क्या ये चार्ज जब इस पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? के क्यू अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट में होगा, और इसका क्या फिर होल स्क्वायर होगा। समझ रहे हो?
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही है ना, तो इसी का तो स्क्वायर होगा। इसी तरह ये जब इस पे फोर्स लगाएगा, F1 तो मिल गया, F2 जब निकालोगे तो भी क्या सेम यही होगा, होगा कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चार्ज वही है तो दोनों फोर्स सेम है। तो इसका मतलब मैं F1 F2 बोलने से अच्छा क्या मैं F बोल लूं केवल? ये F1 और F2 लिख रहा हूं। क्यों F1 F2 लिख रहा हूं? हटाओ इसको, केवल F मान लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब एक चीज देखो, ये एंगल यहां से बना रहा है थीटा और ये भी यहां से एंगल कितना बनाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, दोनों इक्वल डिस्टेंस ऊपर गए हैं, यहां से भी इनका डिस्टेंस सेम है, तो ये जितना एंगल ए बनाया होगा उतना एंगल ये बनाया होगा। अब बताओ इस वाले फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं? एक नीचे की तरफ होगा, नाम कितना होगा, F cos थीटा, और एक इधर होगा F। इसी तरह इस वाले फोर्स को देखो, F वाले को, क्या इसके भी एक कंपोनेंट नीचे होगा, कितना होगा, F cos थीटा, और एक इधर होगा कितना, क्या F sin थीटा से F sin थीटा कट जाएगा, कैंसल आउट। क्या हमें अगर इस पे नेट फोर्स चाहिए, इस पे नेट फोर्स, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में नेट फोर्स स्लाइटली डिस्प्लेस करके नेट फोर्स निकाले थे, अब ये स्लाइटली x डिस्टेंस ऊपर गया है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या, इस F cos थीटा और F cos थीटा को जोड़ दिया जाए तो क्या नेट फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि यही दो फोर्स बस बचे हैं, बाकी ये तो कट गए हैं। तो इसका मतलब मैं F नेट अगर लिखना चाहता हूं तो मैं क्या 2F cos थीटा लिख सकता हूं क्या, और माइनस में लिखूंगा बिकॉज देखो ध्यान से, क्या फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ चल रहा है, तो क्या माइनस साइन लगा दूंगा। और बताओ F क्या है, F क्या F1 F2 को ही तुमने F माना है क्या, तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू उठा के F की जगह पे रख दोगे ना। और cos थीटा सर अब कैसे हटाएं, तो कोई एक ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल पकड़ लो और इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, तो क्या cos थीटा नहीं निकल जाएगा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है क्या, तो क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस मिल जाएगा। बेस कितना है x और हाइपोटेनस a स्क्वायर x स्क्वायर का रूट में, cos थीटा भी हट गया। चलो अब बताओ F नेट की वैल्यू कितनी आई, -2। F की जगह में दोनों में से कुछ भी रख दो, K कैपिटल Q स्मॉल q, क्या इसको केवल रूट हटा दे, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, रूट हट जाएगा। इनटू में है cos थीटा, cos थीटा की जगह पे बताया हूँ बेस, ये एंगल है तो क्या ये बेस होगा, कितना है बेस x, और हाइपोटेनस कितना है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या इसको a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को 1/2 लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, ये 1 है पावर में और यहाँ पावर में 1/2 है, तो क्या 3/2 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाते हैं, तो जोड़ लेते हैं इनको। F नेट को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देन F नेट इज इक्वल टू -2KQQ अपॉन में इंटू अपॉन में ये पावर जुड़ जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2, और इनटू में क्या चल रहा है x। थोड़ा x को फिर इस बार अलग लिखा हूँ, फिर क्या मैं वही एजम्पशन मानूंगा, क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है तो x बहुत छोटा होगा, a बड़ा होगा, तो क्या x को 0 मान सकते हैं, तो मैं वही चीज़ मान रहा हूँ, क्या a की वैल्यू बहुत बड़ी है किससे, x से, तो x 0 हो गया। देन F नेट इज इक्वल टू -2, अच्छा k की वैल्यू भी रख दो, आओ k की वैल्यू भी रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या चल रहा है कैपिटल Q स्मॉल q, और ये नीचे देखो x स्क्वायर 0 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या AQ बचेगा, इनटू में क्या चल रहा है x, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो हटा दे रहा हूँ इसको, ये 2 हटा दे रहा हूँ और नीचे बस क्या लिख दे रहा हूँ 2, ये वैल्यू बची है। इसमें जो चीज़ ये x के इधर लिखी है क्या सब कांस्टेंट है, कैपिटल Q स्मॉल q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, क्या सब तो कांस्टेंट है भाई, a डिस्टेंस फिक्स था वो भी कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको F नेट
इज इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर कर सकते हैं। माइनस के, माइनस साइन लगा था, के एक्स बन गया। अब बताओ हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। फिर टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का फिर फॉर्मूला अभी बताया 2π/ω। सपोज दैट मान लो तुम्हें टाइम पीरियड उस 2π/ω से नहीं मिल रहा है, तो एक और फॉर्मूला याद करो, टाइम पीरियड 2π√m/k। अरे भाई, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k, नहीं पढ़ा है? तो क्या k निकाल चुके हो, और m इस चार्ज का क्या है, मास है, तो क्या उठा के रख दें, डायरेक्ट उससे भी तो निकल जाएगा। देन t इज इक्वल टू 2π√m और बाई k क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये पूरी वैल्यू k है क्या, यही तो k है। तो क्या जब अपॉन में आएगा तो ये टर्म कहाँ चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि अपॉन में है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ चला आएगा, नीचे। तो माइनस साइन इसमें लगाया, सोचोगे कि सर माइनस लगाएंगे, नहीं, तो हम कंपेयर जब करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, रूट में माइनस मत डाल देना, बिकॉज इमेजिनरी हो जाएगा वो। तो माइनस से माइनस कंपेयर होके कट गया, के की वैल्यू बस तुम्हें वहाँ डालनी है, तो के पॉजिटिव में रखना है, निगेटिव मत रख देना। तो के की वैल्यू जब पॉजिटिव में रखोगे तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, जो कि होगा कितना, 2πε0 AQ अपॉन में नीचे कितना आएगा, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। ये बन गया आपका टाइम पीरियड। चाहे तो आप उससे भी निकाल सकते थे, 2π/ω से भी, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ उससे नहीं, आसान इससे हो गया क्योंकि m दिया था ऑलरेडी, उठा के रख दिया। नोट कर लो, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन करके आना। अब रिलेटिव परमिटिविटी तो ऐसे भी अभी स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, कल स्टार्ट किया जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो नोट कर लिए थे ना, इसमें ये चीज़ बना लेना, एफ कॉस थीटा बाद में समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया है, फिगर में कहीं रफली ड्रॉ कर लो अलग कलर के पेन से, कि बाद में पता चले क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है पूरा फिगर। क्वेश्चन में आपको लिख के देगा, मैं बता दे रहा हूँ, फिगर बना के नहीं देगा। फिगर मैं बोल रहा हूँ, फिगर मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, नहीं तो फिगर बना के नहीं देगा। उसने लिख दिया कि चार्ज माइनस क्यू, ऐसे देगा, टू चार्ज कैपिटल Q एंड कैपिटल Q सेपरेटेड विद द डिस्टेंस 2a इफ द थर्ड चार्ज विद अ माइनस Q इज प्लेस्ड एट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में प्लेस किया गया। और उसके बाद से इफ चार्ज माइनस Q डिस्प्लेस वर्टिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस देन फाइंड द टाइम पीरियड, ब्रैकेट में मास ऑफ चार्ज। तो पूरा लिख के देगा, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। अभी तो मैं बना के आपको समझा दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन ध्यान से वहाँ पे समझ लेना। क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट करिए, करके लाइएगा। दो क्वेश्चन है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेट द magnitude of force on charge माइनस Q। चार्ज ऐसे गिवन है, माइनस Q है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 9Q है, और यहाँ से यहाँ पे नीचे की तरफ एक चार्ज और है 16Q है प्लस में,
ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस 5a है और ये डिस्टेंस 3a है। हमसे पूछा है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी नाम भी दिया है क्या? हाँ, ए बी सी ये है ए, ये है बी, ये है सी, 3 पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल, डिस्टेंस 5 है, 3 डिस्टेंस नहीं गिवन है। हमसे बोला है इस माइनस क्यू पे नेट फोर्स कितना लगेगा। एक क्वेश्चन यही है, इसी को करके आइएगा। अब एक चीज़ ये भी सुन लो, मैंने कूलम्स लॉ पे बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, इतना क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप करोगे भी तो आप खुद से भी इतना नहीं करोगे जितना यहाँ पे कर लिए हो। बस कराने के पीछे रीज़न ये है कि आपका टॉपिक अभी जस्ट फिजिक्स 12 का स्टार्ट किए हो, और आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्लास 11 की कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें मिलती जुलती जो हैं फॉर्मूले कहीं यूज हो रहा है। मैंने ये बात बोला था कि पूरा फार्मूला नहीं मैं बताऊंगा वहाँ पे, कुछ नहीं, कुछ ऐसे फार्मूले जैसे t = 2π√m/k यूज हो रहा है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे एक बार थोड़ी सी रिमाइंड करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ चल रहा है वहाँ पे रिकॉल कर लिया करो कि कहाँ से आया है, कैसे आया है। जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उनके लिए ठीक है। तो इसमें जितना क्वेश्चन किए हो एक बार पूरा प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना। कूलम्स लॉ ख़त्म है। रिलेटिव परमिटिविटी एक छोटा सा टॉपिक है 10-15 मिनट का, उसके बाद से हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, नया टॉपिक मिलेगा। हमारा चार्ज वाला पोर्शन ख़त्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे, ठीक है। कल पढ़ते हैं।